नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि अंग्रेज शिक्षा को हमारे देश में किस तरह से देखते थे। जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे, आने के बाद उन्होंने जब हमारे पर कब्जा कर लिया, कई क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो अगले 60 सालों तक उन्होंने शिक्षा का निजी तौर पर इस्तेमाल किया, अपने विकास के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने जनता के विकास के लिए इस्तेमाल किया। तो शिक्षा को किस तरह से इन्होंने देखा, यहां पर किस प्रकार शिक्षा को प्रोत्साहन किया, क्या क्या नीति लेकर के आए थे, स्टार्टिंग में उस चीज को हमने यहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, पार्ट 1 में। आज के पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों ने शिक्षा का प्रयोग व्यापार के लिए किस तरह से किया, इसका विरोध किन किन लोगों ने किया। एंड इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था कि शिक्षा चल नहीं रही थी, स्कूल भी चल रहे थे। ठीक है, सभी बच्चे पढ़ते भी थे। तो किस प्रकार से वो स्कूल चलते थे, क्या क्या पढ़ाई होती थी, प्रेजेंटी नहीं लगाई जाती थी, मतलब अटेंडेंस नहीं लगाई जाती थी। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें थी जिनके बारे में हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। इसका रिसर्च किसने किया, ठीक, इसके अलावा इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, इन स्कूलों को कैसे खत्म किया गया, इस पूरी जानकारी को आज के इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हम शिक्षा नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई बहुत ही गलत बात है, सपोर्ट आपका बहुत चाहिए है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और हाँ, जिन लोगों को इसके नोट्स चाहिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नोट्स की लिंक दे दी है, जाकर के आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ जिन लोगों को इसका पार्ट 1 देखना है, पार्ट 1 का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की लिंक दी गई, जाकर के आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखो, पार्ट 1 में हमने प्राच्यवादियों के बारे में पढ़ा था, कई बार यूज करेंगे सबको, तो एक बार देख लेते हैं। प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग होते थे। ठीक है, प्राच्यवादी ऐसे लोग होते थे जो एशिया की भाषाओं का और संस्कृत का गहन ज्ञान रखते थे। ज्ञान का अर्थ होता है कि यहाँ की पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा है, यहाँ की संस्कृति को उन्होंने समझा है। ठीक है, उन्हें प्राच्यवादी कहा जाए। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है व्यापार के लिए शिक्षा थे। हेडिंग आपके सामने आ चुकी है पार्ट 2 की। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको मिलता है 1854 में लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को, जो कि कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था चार्ल्स वुड। क्या नाम था? चार्ल्स वुड। इनके नाम पर एक नोट भेजा। इस नोट को नाम दिया गया है हमारे यहां पर वुड का नीति पत्र, या फिर इसे वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। कभी प्रश्न आ जाता है कि जो 1854 में चार्ल्स वुड के नाम पर एक नोट भेजा गया था, उस नोट का नाम क्या है? ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने जो इनके नाम पर एक नोट भेजा था, उसको उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे या फिर आप वुड्स डिस्पैच कह सकते हैं, फिर वुड का नीति पत्र कहा जाता है। ठीक है, अब जो नोट भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें क्या कहा गया था? तो इस दस्तावेज में भारत में जो लागू की जाने वाली शिक्षा नीति थी, उसकी रूपरेखा यानी कि पूरी प्लानिंग दी गई थी, स्पष्ट करते हुए ये कहा गया था कि जो प्राच्यवादी ज्ञान है, जिसको यहां पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो प्राच्यवादी ज्ञान चल रहा है प्राच्यवादी लोगों के द्वारा बताया हुआ, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पार्ट 1 देख लेना। ठीक है, अधिक टाइम नहीं लगाएंगे, इसलिए पार्ट 1 आप लोग देख लेना। प्राच्यवादी ज्ञान के बारे में डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो इसमें कहा गया था कि भारत में जो प्राच्यवादी ज्ञान का विस्तार हो रहा है, जो प्राच्यवादी ज्ञान चल रहा है, इसके स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के फायदे बताए गए थे। कि अगर हम भारत का जो ज्ञान है, इसको यहीं पर विस्तारित करना बंद कर देते हैं और यूरोप की जो ज्ञान चला, यूरोप की जो पुस्तकें हैं, उनको यहां पर लेकर के आते हैं और उनको पढ़ाते हैं, तो इससे उनका क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, इसके बारे में बताया गया था। ये जो आपके सामने वुड का नीति पत्र दिया गया है, वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था। अब आप कहोगे कि व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में कैसे? तो इस चीज को समझो। जैसे कि भाई, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते, एग्जांपल से समझो, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में, फिर किसी व्यक्ति के बारे में, या फिर आप किसी देश के बारे में जानकारी जानते प्राप्त करते हैं, आपके पास में जानकारी है, तो आप उसके बारे में और जानने का प्रयास करोगे, उसका लाभ उठाने का प्रयास करोगे, वहां जाने का प्रयास करोगे। जैसे कि आपको ये पता चलता है कि हिमालय पर काफी अच्छा मौसम रहता है। ठीक है, वहां पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है, तो आप क्या करोगे? हिमालय जाने के बारे में एक बार सोचोगे। आप
आपको अगर ये पता चलेगा कि भाई अमेरिका में बहुत अच्छी जगह हैं, ठीक है, तो आप उसके बारे में सोचोगे। आपको अगर ये पता चलेगा कि हाँ आईफोन जो है वो सबसे अच्छा फोन होता है, तो आप उसे लेने के बारे में सोचोगे। अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो क्या आप उनको लेने के बारे में कभी सोचोगे? नहीं सोचोगे। वही चीज यहां पर बताई जा रही है। जो वुड का नीति पत्र आया था, इसमें यह कहा गया था कि यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक क्षेत्र में आर्थिक लाभ है, यानी कि उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यानी कि यूरोपीय शिक्षा का अगर विस्तार यहां पर होता है, ठीक है, तो भारतीय लोग जो हैं इनको व्यापार और वाणिज्य का जो विस्तार है इससे क्या क्या लाभ होंगे ये जानने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि वो लोग लाभ कमा रहे थे व्यापार करके। ठीक है, अच्छा अगर आप देखो, आपको कि हमने भी तो व्यापार किया, हमने भी तो कितना कपड़े का व्यापार किया, मसाले का व्यापार किया, विदेश से लोग आते थे, अब व्यापार किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यापार से लाभ कमाया, ये भी अच्छी बात है। क्या व्यापार को कंटिन्यू रख पाए? नहीं रख पाए, क्योंकि हमारे यहाँ के राजाओं की इसमें कमी थी। तो यहां पर इसमें कहा गया था कि जो भारतीय लोग हैं, अगर यहां पर हम अपनी यूरोपीय शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे तो यहां पर व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से जो लाभ होते हैं ये समझने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ देश के जो संसाधन हैं इनके विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। देखो पहले क्या होता था कि लोग ऐसा कहते थे कि हम समुद्र पार नहीं जाएंगे, समुद्र की यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर समुद्र की यात्रा करते हैं तो क्या होगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी नीतियां थी। तो यहां पर जो ये यूरोपीय शिक्षा के बारे में कहा गया, तो ऐसा कहा जा रहा था कि अगर हम अपनी शिक्षा को वहां पर प्रोत्साहित करेंगे तो लोग हमारे बारे में जानेंगे, हमारे कामों के बारे में जानेंगे, हमारे व्यापार के बारे में जानेंगे और हमारे जैसे बनने का प्रयास करेंगे। हम इनके देश में जाकर के जो अपने व्यापार को प्रोत्साहित करेंगे तो उसमें ये लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे कि इन्होंने पुल बनाया, ठीक है, तो पुल बनाने में लोग सपोर्ट करेंगे। ये जगह जगह पर बिल्डिंग बनाएंगे, फैक्ट्री डालेंगे तो उसमें लोग सपोर्ट करेंगे। फैक्ट्रियों में लोग काम करने के लिए आएंगे, फैक्ट्रियों में जो वस्तुओं को बनाएंगे उन वस्तुओं को खरीदा जाएगा। ये इन्होंने यहां पर बताया। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। आपने यहां पर देखा, यानी कि इन्होंने शिक्षा को व्यापार के लिए किस तरह से यूज किया, अपने प्रोडक्ट के बारे में शिक्षा के माध्यम से बताया, पढ़ाया कि हाँ ये ऐसी नीति है, हम ऐसे रहते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम ऐसे गाना गाते हैं। ठीक है, तो यहां के लोग जो है उनको भी इसके बारे में जानने की, ऐसा करने की इच्छाएं जागृत होंगी। ऐसा इन्होंने यहां पर आर्थिक क्षेत्र में व्यवहारिक लाभों को बताया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, अगर यहां के लोग यूरोपीय जीवन शैली से अवगत होंगे कि वो लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, तो जो हमारे लोगों की रुचियां हैं, ठीक है, आकांक्षाएं, उनमें भी बदलाव आएगा। हम जैसा बचपन से देखते हैं, हम जैसा पढ़ते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वैसे ही बनते हैं। ठीक है, आप देखोगे आजकल क्या है कि ट्रेंड चल रहा है, इंटरनेट पर ज्यादा वीडियोस बनाए जा रहे हैं, रील्स बहुत बन रही हैं, तो लोग वैसे ही बनते जा रहे हैं। आज आप देखो कि 8-8, 10-10 साल के जो बच्चे हैं वो भी रील्स बना रहे हैं, क्योंकि उनको वो ऐसा ही देख रहे हैं, उनके सामने ऐसा ही कल्चर आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया रहा है कि वुड के नीति पत्र में तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, ये बात यहां पर गलत कही गई, क्योंकि नैतिक चरित्र का उत्थान जो है वो यहां की शिक्षा से नहीं हो सकता। एक्चुअली बात ऐसी है कि यहां पर जो शिक्षा चल रही थी यूरोप में वो एक अलग प्रकार की थी। ठीक है, अलग प्रकार की थी, तो वो उसी प्रकार की अपने जैसा बनाना चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो उनके जैसा बन जाएं। ठीक है, वही बात यहाँ पर कहेगी कि अगर यूरोपीय शिक्षा का यहाँ पर विस्तार होता है तो जो भारतीय लोग हैं उनके नैतिक चरित्र में उत्थान होगा। यहाँ के सभी लोग देसी थे, ठीक है, तो वो चाहते थे कि देसी से हमारे जैसे बन जाए, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। वे सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे, फलस्वरूप कंपनी के पास में भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं होगी। ऐसा इसमें यूरोपीय जो नीति पत्र आया था इसमें कहा गया था। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का जो साहित्य है, यानी हमारे यहाँ का जो साहित्य है, न केवल भयानक त्रुटियों से भरा हुआ है, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। देखो ऐसा क्यों कहा गया था, कहा जा रहा है जो यहाँ का साहित्य है वो त्रुटियों से भरा है। क्यों कहा गया, देखो क्या है कि जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है,
जो चीज़ हमें लगता है कि ये गलत है उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता होती, ना कि उसे गलत कहने की। जैसे कि आप हमारा अगर साहित्य उठा करके देखेंगे, जैसे आप हनुमान चालीसा उठाकर देख लो, ठीक है, उसमें क्या है कि पृथ्वी से और सूर्य तक की दूरी के बारे में बताया गया कि इतनी दूरी है, ठीक है। अब आपने देखा, आपने कहा सिद्ध तो किया नहीं गया, यानी कि ये गलत है। आप उसे सिद्ध करके स्वयं देखो ना, तो आपको पता चलेगा। इन्होंने जब हमारे यहाँ का साहित्य पढ़ा था तो उसमें देखा कि बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो उनके मतलब सोच से परे थी, उनके पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो साहित्य है वो अगंभीर है, भयानक त्रुटियों से भरा हुआ, यानी कि गलत साहित्य है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, अगर हमारा साहित्य यानी कि अगर आप यूरोपीय शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं तो इन लोगों का काम के प्रति दायित्व बढ़ेगा, समर्पण का भाव पैदा होगा कि भाई इनके प्रति समर्पित रहें, क्योंकि इनका साहित्य अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं, ये बड़े लोग हैं, ठीक है, समर्पित रहेंगे। और अगर समर्पित रहेंगे तो यहाँ मतलब जो अंग्रेज जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए आवश्यक मतलब शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा होगी और भरोसेमंद लोग उनके पास रहेंगे, ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया था। अगला पॉइंट मिलता है 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए, ठीक है। जो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने कई बड़े बड़े कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया, ठीक है, बेसिक शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके, ठीक है। और विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए, यानी जो विश्वविद्यालय थे 12th पास करने के बाद, जैसे कि आज आप लोग जाते हैं विश्वविद्यालय हैं, तो इन विश्वविद्यालय में जो शिक्षा की व्यवस्था है इसको विकसित करने के लिए कई सारे काम किए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। कहां कहां पर? कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में, यहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे थे कि जो आम स्कूल चल रहे हैं उनमें कैसे परिवर्तन किया जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टाइमिंग यहां पर दी गई है। अब अगला पॉइंट मिलता है नैतिक शिक्षा की मांग। यहां तक तो हमने देख लिया कि अंग्रेजों ने व्यापार के लिए शिक्षा का यूज करने के लिए क्या क्या प्लानिंग की और क्या क्या काम किए, ठीक है, और ये कैसे इसका यूज किया गया। अगला पॉइंट मिलता है नैतिक शिक्षा की मांग। अब यहां पर भी देखो एक प्रकार से क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। देखो जो यहां पर अंग्रेजी शिक्षा नीति को लेकर क्या है, जो वुड के डिस्पैच में कहा गया था, जब ये जानकारी ईसाई प्रचारकों को मिली, ठीक है, तो इन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि इनका मानना था, प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है। आज के टाइम पर अगर आप देखो तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य अगर आप देखो तो 95% लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि पढ़ लिख कर नंबर अच्छे आ जाएं। आजकल जितने भी लोग पढ़ते हैं, मुझे सच बताना, आप नंबर लाने के लिए ही तो पढ़ते हो। आप स्कूल में जो पढ़ते हो या फिर जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, इसीलिए तो पढ़ रहे हो ना कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। इसलिए कोई नहीं पढ़ता है कि उसका ज्ञान बढ़े। इस केवल 5% लोग ही हैं जो ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी के 95% लोग जो पढ़ते हैं वो नंबर अच्छे लाने के लिए या फिर क्या है कि जॉब पाने के लिए पढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य चेंज हो चुका है। यहां पर जो ये ईसाई प्रचारक थे, इनका कहना ये था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होना चाहिए, ठीक है, होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी इन्होंने अपनी क्या है कि तीसरी टांग लड़ा दी। इन्होंने कहा नैतिक उत्थान जो है केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। मतलब इन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि हाँ भाई, आप जो ये कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ठीक है, और शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए नैतिक चरित्र में उत्थान करना। साथ ही साथ इन्होंने ये भी लगा दिया कि अगर हमारी शिक्षा को अपनाओगे तभी नैतिक चरित्र में उत्थान होगा, यानी अपना भी इन्होंने इसमें एक लगा दिया था। ये यहाँ पर एक इन्होंने थोड़ा सा अपना लालच वाली बात तो आई जाती है हर किसी के पास में। इन्होंने ये कहा 1813 में जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, जो ये ईसाई लोग थे, ठीक है, जो अपने ईसाई लोग यहाँ पर आए थे, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, स्कूल वगैरह खोले थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1813 तक प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, यानी कि प्रचारक गतिविधियों में ये भाग नहीं लेती थी और ईसाई धर्म को अधिक प्रोत्साहन नहीं देती थी कि आप यहाँ पर मतलब धर्म परिवर्तन के लिए काम करो, क्योंकि ये व्यापारी बनकर के रहते थे, इनको मतलब ही नहीं था इन चीजों से। कंपनी को यह भय लगता था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा हो सकता है उनके प्रति, ठीक है।
कि मतलब अगर ये प्रचारक गतिविधियां करवाते हैं, ईसाई धर्म को ज़्यादा प्रचार करते, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ की जनता इनके विरोध में खड़ी हो जाए कि भाई आप लोग तो हमें बदलना चाहते हो, हमारे संस्कृति को बदलना चाहते हो, हमारे चरित्र को बदलना चाहते हो, हमारे धर्म को बदलना चाहते हो, ठीक है, तो हम तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, इनको कहीं से यहाँ से भगाने, क्योंकि यहाँ तक इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाया था, ठीक है। तो क्या जब इन कंपनी को यहाँ पर डर लग रहा था, भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शकी नजर से देखने लगेंगे यहाँ के लोग, ऐसा लग रहा था। ब्रिटिश से नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से जो ये ईसाई प्रचारक थे, इन लोगों ने जहां जहां पर ब्रिटिश से नियंत्रण वाले इलाके थे वहां पर अपनी संस्था नहीं खोल पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अंततः सोरामपुर में अपना मिशन खोला। अब जो सोरामपुर वाला इलाका था, यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये एक और कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही, मतलब उसके कुछ टाइम बाद या फिर उसी टाइम पीरियड में आई थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही में, ठीक है। जो आपकी ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने क्या है कि उन्नति तो की थी, लेकिन ये अधिक आगे नहीं बढ़ पाई थी, और बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ही मिल गई थी, ठीक है। जो ये हमारी अंग्रेजों कंपनी आई थी, उसी में जाकर के ये मिल गई थी, मर्ज हो गई थी। तो जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला नियंत्रण का इलाका था, वहां पर इन्होंने, जो ये ईसाई धर्म के प्रचारक लोग थे, उन्होंने सोरामपुर में अपना पहला मिशन खोला था, और इसके बाद में इन्होंने यहीं से अपनी प्रचारक गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। तो याद रखना, 1813 में जब ये 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये यहाँ पर ईसाई धर्म की जो प्रचारक गतिविधियां थी, इनके विरुद्ध थी, क्योंकि इनको डर लगता था कि इससे हो सकता है कि जनता में असंतोष बढ़ जाए और अंग्रेजों को यहाँ की जनता शकी नजर से देखने लगे, ठीक है। और तब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इलाके में, जो कि सोरामपुर में था, यहाँ पर ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए पहला मिशन खोला गया था। 19वीं सदी के दौरान, देखिए पहला मिशन खोला गया था, ये तो नहीं दिया गया, मिशन खोला गया था, इतना याद रखना। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए थे, ठीक है। 19वीं सदी का अर्थ होता है, आप ऐसे कह सकते हो कि 1800 से 1900 के बीच में, ठीक है। 1800 से 1900 के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, ये 19वीं सदी कहलाएगा, ठीक है। और 1900 से 2000 के बीच में तो 20वीं सदी हो गया, ठीक है, याद रखना। तो 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए थे ईसाई धर्म के, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। देखो क्या था, 19वीं सदी के दौरान जो 1857 से पहले का टाइम पीरियड था, इस समय तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी सहायता की थी, क्योंकि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में मिल गई थी, मर्ज हो गई थी। अब जब मर्ज हो गई थी, तो इनके साथ में मतलब जो ये प्रचारक लोग थे, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ गए थे और प्रोत्साहन देने लगे थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग जो थे, प्रचारक गतिविधियों को, प्रचारक स्कूलों को खुलवाने लगे थे, और यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन वगैरह, मतलब काफी सारी इन्होंने गतिविधियां की थी, ठीक है। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, जो कि सैनिक विद्रोह था, या फिर आप सैनिक विद्रोह कह सकते हो, इस टाइम पर जब ये हुआ, तो ब्रिटिश सरकार जो थी, ये प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि जो ये आपका 1857 का विद्रोह हुआ था, इसमें प्रचारक गतिविधियों का बहुत बड़ा रोल था। कैसे? देखो, 1857 के विद्रोह में ऐसे कहा गया था, मैंने आपको बताया था कि जो लोग ईसाई नहीं होते थे, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, ठीक है। और जो ईसाई धर्म को अपना लेते थे, ठीक है, उनको प्रमोशन जल्दी मिल जाता था। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को कई सारी छूटें दी गई थी, ठीक है। उनको क्या है कि जो आप ऐसे कह सकते हो कि जो टैक्स लगता था, टैक्स में छूट दी गई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई थी जिससे कि यहाँ की जनता जो थी वो इनके विरुद्ध आ गई थी। फिर जब यहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ, तो सरकार को ऐसा लगने लगा कि अगर हम ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, इसमें सहायता करेंगे प्रत्यक्ष रूप से, तो जनता फिर से हमारे विरुद्ध आ जाएगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकते हैं, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये भड़क गया। इसमें धर्म का बहुत बड़ा रोल था। इसी वजह से क्या है कि जो सरकार थी, इसने ऐसा निर्णय लिया कि अब हम धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब यहाँ के लोगों के रीति रिवाजों को छेड़ेंगे, व्यवहारों को छोड़ेंगे, मूल्य मान्यताओं के पीछे पड़ेंगे, ठीक है, धार्मिक विचारों को बदलने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ की जो जनता है, देसी जनता है, वो भड़क जाएगी। और अगर वो भड़की तो हम यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। हमने यहाँ पर ये तो देख लिया
कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर शिक्षा के लिए काम किया, ठीक है, यहाँ पर व्यापारिक शिक्षा लेकर के आए, मतलब व्यापार के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय स्कूल थे उनका क्या हुआ, एक बार इसको भी देख ले। तो विलियम एडम की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा बताया गया है कि पहले स्कूल कैसे चलते थे, क्या क्या होता था। ये एक पाठशाला चल रही है ग्रामीण इलाके में, आप देख सकते हो इस प्रकार से पाठशाला चलती थी। ये टीचर हैं और ये स्टूडेंट बैठे हैं, एक मिनट, ये टीचर हैं, ठीक है, और ये स्टूडेंट कई सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये टीचर आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अब विलियम एडम की जो रिपोर्ट है एक बार इसमें देखते हैं। तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक जिनका नाम था विलियम एडम, इनको कंपनी ने देसी स्कूलों की शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया था कि आप भाई गांव गांव जाओ, हर जगह जाकर के जो स्कूल हैं देसी स्कूल, उनकी शिक्षा की जो प्रगति वहां पर हो रही है, शिक्षा में जो सुधार हो रहा है, जो आगे बढ़ रही है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करो। इस रिपोर्ट के अनुसार बंगाल और बिहार में जो स्कूल खोले गए थे, जो स्कूल चल रहे थे, उनके बारे में बताया गया। तो बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थीं, 1 लाख से अधिक, ठीक है। और इनमें पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी अधिक थी। अब अगर 1 लाख से अधिक स्कूल हैं और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मात्र 20 लाख से अधिक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि प्रत्येक स्कूल में मात्र 20 बच्चे ही पढ़ रहे थे, ठीक है, 20 के आसपास। ये जो पाठशालाएं थी संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं तो स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। याद रखना, उस टाइम पर जो पाठशालाएं चलाई जाती थी, स्कूल चलाए जाते थे, वो संपन्न यानी कि जो अमीर वर्ग था, ठीक है, जिनके पास में पैसा था, उन लोगों द्वारा चलाई जाती थी, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी जो पाठशालाएं थी गुरु यानी कि टीचर के द्वारा स्वयं चलाई जाती थी। शिक्षा का जो तरीका था वो काफी लचीला था, यानी कि आसान तरीका था। बच्चों की फीस जो थी वो निश्चित नहीं होती थी, छपी हुई किताबें बिल्कुल भी नहीं होती थी, पाठशालाओं की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। आप जिस देख रहे झोपड़ी है, ठीक है, झोपड़ी है, वहां पर बैठ के पढ़ा दिया। तो देखिए इमारत वगैरह पहले नहीं बनाई, जैसे आज आप देखते हो कि स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाती है, ऐसा पहले नहीं था। बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, आप देख रहे जमीन पर बैठे हैं सब, ठीक है, तो जमीन पर बैठे थे। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, ठीक है, कि भाई लिखा जा रहा है, बच्चे नोट कर ले चलिए। यार आज के टाइम पर क्या होता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 70 से 80% स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर जाते हैं, मैथ के सवालों को लगा देते हैं बोर्ड पर, बच्चे नोट कर लेते, घर पर चले आते हैं। चीजों को लिख दिया जाता है, बच्चे नोट कर लेते, घर पर चले जाते हैं, समझाया बहुत कम जाता है, ठीक है। तो पहले ब्लैक बोर्ड थे ही नहीं, अलग से कक्षाएं लेने और बच्चों की हाजिरी का कोई इंतजाम नहीं था, यानी कि बच्चों का जो बच्चे थे उनकी अटेंडेंस प्रेजेंटी वगैरह कुछ नहीं लगाई जाती थी। सालाना इम्तहान या फिर नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि जो पहले पढ़ाई कराई जाती थी उसमें फीस जो थी वो निश्चित नहीं थी, लोगों की आमदनी के आधार पर उनसे फीस ली जाती थी। जैसे कि भाई 5 बच्चे हैं, एक बच्चे के पिता की आमदनी 1 लाख है, दूसरे की 10 लाख है, तीसरे की 20 लाख है, चौथे की 50 लाख है और 5वें की कितनी है, 1 करोड़ है। तो जितनी आमदनी होगी उसी के हिसाब से इनसे 1 लाख वाले से कम ली जाएगी, 20 लाख वाले से थोड़ी ज्यादा ली जाएगी, 1 करोड़ वाले से सबसे ज्यादा फीस ली जाएगी। तो ऐसे आमदनी के हिसाब से पैसे लिए जाते थे, फीस ली जाती थी। किताबें नहीं होती थी, पहले लोग मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था, कहानियों के रूप में हर चीज को बताया जाता। पाठशालाओं की इमारत नहीं थी, तो वो तो आप देख ही चुके हो। बेंच और कुर्सियां नहीं थी, तो ये टाट बिछा करके, मैंने भी टाट बिछाकर पढ़ाई की है, हमारे के स्थानीय पाठशाला में चलती थी। और स्थानीय पाठशाला में वहां पर जितने भी लोग पढ़े हैं वो कुछ ना कुछ बने जरूर हैं, क्योंकि हमारे के जो मास्टर साहब थे, ठीक है, वो पंडित जी थे और वो मतलब तब तक मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे और उनका मारते बहुत थे, ये बात थी, मारते बहुत थे और उनकी मार की डर से हर बच्चा बहुत पढ़ता था, ठीक है। आज भी वो हमारे पर स्थानीय विद्यालय चल रहा है, लेकिन अब उसमें बच्चे कम जाते क्योंकि बड़े बड़े स्कूल खुल चुके हैं। लेकिन एक बात है कि हमारे यहाँ के उस स्थानीय विद्यालय में बाल शिक्षा निकेतन था, नाम है उसका स्कूल का, और उसमें क्या है कि बहुत बच्चे आते थे और जितने भी लोग पढ़े वो कुछ ना कुछ जरूर बने हैं, ठीक है। तो पहले ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, ये 1830 के दशक की बात है, और हाजिरी प्रेजेंटी नहीं लगाई जाती थी, ये सारी चीजें थी। इम्तहान नहीं होता था, देखो इम्तहान ना होना ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। आप कहोगे प्लस पॉइंट क्यों, देखो इम्तहान होने का अर्थ क्या हुआ, एग्जाम होगा अगर तो बच्चे पढ़ेंगे एग्जाम के लिए, यानी नंबर लाने के लिए, और अगर एग्जाम ही नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। वही व्यक्ति पढ़ेगा और उतना ही पढ़ेगा जितने से उसका लाभ हो सके, जितने से उसका ज्ञान बढ़े,
ठीक है। समय सारणी बिल्कुल भी नहीं थी, टाइम नहीं होता था कि भाई कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। तो बच्चे टाइम से आते थे, देखते थे कि यार गुरुजी बैठ गए तो चलो जल्दी वहां पर पढ़ने चलते, कहानी छूट जाएगी। ठीक है, ऐसा होता था। आगे बढ़ते, उस समय पाठशालाओं में के बहुत छोटे छोटे केंद्र थे। ठीक है, जो स्कूल हुआ कर, जो पाठशालाएं थी, छोटे छोटे केंद्र होते जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे, यानी एक स्कूल में 20 बच्चे ही जाते थे। आज अगर आप स्कूल में जाओगे तो एक क्लास में आपको 40 से 30 से 40 50 बच्चे देखने को मिल जाएंगे। पहले 20 से ज्यादा बच्चे पूरे स्कूल में नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी होती थी। ठीक है, बहुत बच्ची थी। आजकल तो अगर आप कोचिंग में जाओगे, जो स्थानीय कोचिंगें चलती, उनमें 20 बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले याद रखना। और पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी अधिक थी, 20 बच्चे होने के बाद भी देखने को लगता था ऐसे, क्योंकि छोटी छोटी पाठशालाएं थी। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, अमीर लोगों से ज्यादा और गरीबों से कम फीस ली जाती थी। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है, लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल थी। जो यहाँ पर कहा गया कि शिक्षा का तरीका लचीला था, तो स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से बहुत ही अनुकूल थी। उदाहरण के लिए जब फसलों की कटाई होती थी, यानी कि आमतौर पर जो बच्चे पढ़ते थे वो किसानों के होते थे, तो जब फसलों को काटा जाता था तो कक्षाएं बंद कर दी जाती थी। ठीक है, इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है, शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है बच्चे को, ठीक है, यह बात विद्यार्थी की जरूरतों के हिसाब से तय किया। जैसे कि भाई कोई बच्चा है जो कि किसान का बेटा है, ठीक है, किसान का बेटा है और आगे चलकर के किसान ही बनेगा, तो उसको खेती बाड़ी के बारे में ही बताया जाता था, उसी के बारे में पढ़ाया जाता था। अब कोई पंडित का बेटा है, ठीक है, और उसको आगे चलकर के पंडित ही बनना है, तो उसको पंडिताई के बारे में, शास्त्रों के बारे में, ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उसे क्या पढ़ना है ये गुरु ही तय करते थे। गुरु तय करते थे कि आपको, आपकी जरूरत क्या है, आप क्या पढ़ेंगे। आज के टाइम पर क्या है कि ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, 12th पास करने के बाद बच्चे क्या करते हैं भाई, सोचते हैं क्या करें, और उसके बाद में वो अधिकतर इंजीनियर की ओर जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर की ओर चले जाते हैं। तो ये क्या है, ट्रेंड चल रहा है। होना क्या चाहिए, जब बच्चा 10th पास करे, ठीक है, इसके बाद में एक ऐसी मतलब एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें बच्चों को करियर ऑप्शन चूज करने का मौका दिया जाए। ठीक है, इसके बाद में जब वो 12th पास करें तब फिर से उनको एक बार ऐसा मौका दिया जाए, हर छात्र, हर एरिया के बारे में बताया जाए, उनको करियर ऑप्शन चूज करने के लिए एक मीटिंग लगाई जाए, उनको बताया जाए कि इस क्षेत्र में ऐसा होता है, इस क्षेत्र में ये है। अभी क्या है कि इंजीनियरिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं और आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सिलेबस आगे क्या है, मतलब उनको क्या करना है, बस ट्रेंड फॉलो करते हुए चले जा रहे। होना ये चाहिए कि जब 10th पास करें तब उनको बताया जाए, ठीक है, उनके सामने एक मतलब अधिकारी लोग आए, उनको बताएं, एक मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक संस्था तैयार की जाए ऐसी, जो बच्चों को प्रोत्साहित करे कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, ये आप स्वयं चूज करो, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते, पहले ऐसा था, जो गुरु होते थे वो व्यक्ति की रुचियों के, व्यक्ति के काम के आधार पर ही ये तय करते थे कि आगे आपको क्या करना है, उसी के बारे में पढ़ाया जाता। नए दिनचर्या, नए नियम, जो लोग यहाँ पर आए थे, अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इस पूरी की पूरी जो शिक्षा प्रणाली थी इसको खत्म करके क्या नई दिनचर्या लेकर के आए, कैसी नई नियम लेकर के आए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से शिक्षा, उच्च शिक्षा पर था। ठीक है, 19वीं सदी यानी कि 1800 से 1900 के बीच में अंग्रेजों का जो यहां पर ध्यान था वो उच्च शिक्षा पर आ चुका था। परंतु 1854 के बाद उसने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। देखो क्या था यहाँ पर 19वीं सदी में, अगर आप देखोगे तो 1800 से 1854 के बीच में जो यहाँ पर अंग्रेज थे, उनका जो शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में जो ध्यान था वो उच्च शिक्षा पर था। यानी कि जो बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको मतलब हाई लेवल, जैसे आज आप 12th पास करके जाते हो फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो जो आप ऐसा समझ सकते हो, जो विश्वविद्यालय पहले खोले गए थे उनमें बड़े लोग पढ़ते थे और पढ़ने के बाद में वो उन लोगों को अपने पास में जॉब के लिए रख लेते थे। उच्च शिक्षा पर इनका ध्यान था। लेकिन जब 1854 में वुडका नीति पत्र आया तो उसके बाद में इन्होंने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे थे, जहां से स्टार्टिंग होती थी पढ़ाई करने की, वहां पर इन्होंने सुधार करने का प्रयास 1854 के बाद में किया। उससे पहले ये केवल उच्च शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई पर ही ध्यान देते थे और उसको ही प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते, कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चाहती थी कि नई दिनचर्या लाई जाए, ठीक है, नए नियम
नियम लाए जाएं, नई मतलब नियमित निरीक्षण किया जाए, यानी कि आप निरीक्षण का अर्थ आप कह सकते हो कि जांच की जाए, ठीक है, जांच हर जगह पर होनी चाहिए। और इसके जरिए जो पाठशालाएं चल रही हैं उनको व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, व्यवस्थित यानी कि पूरे प्लान के हिसाब से चले, ठीक है, प्लानिंग प्रूफ किया जाए। इसके लिए कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया, जो फ्री में पढ़ाते थे, आमदनी के आधार पर पैसा लेते थे, उनसे मतलब फीस लेते थे, उन सभी को सरकारी नौकरी दे दी और ये कहा कि भाई अब आप हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है, और मतलब आपको हम तनख्वाह देंगे, ठीक है। इसमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया, ठीक है। पहले याद रखना, स्टार्टिंग में पंडितों को ही ये काम सौंपा गया था कि आप शिक्षा व्यवस्था पर काम करेंगे, ठीक है। और पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, वहां अध्यापन और की स्थितियों में सुधार लाना था। जो पंडित थे जिनको सरकारी नौकरी पर रखा गया, उनको उनका काम रखा गया था कि आप पाठशालाओं का दौरा करेंगे, देखेंगे, ठीक है, और जो अध्यापन हो रहा है उसकी स्थितियों में सुधार करना होगा आपको, ठीक है। और प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों का जिम्मा सौंपा गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भी भेजें। अभी तक क्या था कि इनसे कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती थी, ये जैसा मन आता था पढ़ाते थे, जिसको जो मन आता था पढ़ाते थे, ठीक है, और आम जनता मतलब पढ़ती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, इनको ये कह दिया गया कि आपकी जॉब लग चुकी है, ठीक है, अब आपको टाइम टाइम पर स्कूल के बारे में रिपोर्ट भी भेजनी है। रिपोर्ट भेजनी यानी कि आपको ये बताना है कि शिक्षा का स्तर कैसा चल रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कब एग्जाम हुआ, कितने टाइम पर आप आते हैं जाते हैं, रिपोर्ट पूरी बनाकर भेजनी है। कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाए जाएं। जो कक्षाएं चल रही थी, जो बच्चे पढ़ने आते थे, उनको उनके लिए टाइम टेबल तैयार किया जाए, ठीक है, और टाइम टेबल के आधार पर पढ़ाया जाए। अब अध्यापन पुस्तकों पर आधारित हो गया, ठीक है। जो अध्यापन था यानी कि शिक्षा चल रही थी वो पुस्तकों पर आधारित कर दी गई कि आप किताबों से आप पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। अभी तक क्या था, किताबें नहीं थी, अब किताबों पर कर दिया गया। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षा की रूपरेखा तैयार की जाने लगी कि भाई साल में एक बार परीक्षा होगी, ठीक है। अब पुस्तकें आ गई, पुस्तकों के माध्यम से बच्चे पढ़ने लगे। डेली समय सारणी आ गई, ठीक है। समय सारणी का अर्थ हुआ कि बच्चों को डेली आना है और टाइम पर आना है, ठीक है। पहले क्या था, जब गुरुजी बैठते थे तब बच्चे आते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं रहा, वार्षिक परीक्षाएं होने लगी, यानी कि साल में परीक्षा होगी तो अब बच्चों को परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी आवश्यक हो गई, ठीक है। अब वो अपने लिए नहीं पढ़ने लगे, अब वो परीक्षा के लिए पढ़ने लगे, ठीक है। तो ये सारे काम किए गए। नए नियमों पर चलने वाली जो पाठशालाएं थी उनको सरकारी अनुदान मिलने लगा, यानी कि सरकारी पैसा दिया जाने लगा कि आप भाई मतलब ये चलाओ और आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, सरकार द्वारा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई। मतलब बहुत सारी ऐसी पाठशालाएं थी जिन्होंने सरकारी अनुदान के अंदर काम करने का मतलब प्रयास किया, ठीक है, वो सरकार के अंडर में आ गई, ठीक है। जो अंडर में आ गई उनको क्या हुआ, सरकार ने अनुदान दिया, यानी कि पैसे देने लगे। उनके जो शिक्षक थे उनको मतलब तनख्वाह देने लगे, ठीक है, उनको सैलरी मिलने लगी और उनको अनुदान भी मिलने लगा। बिल्डिंग बनाने के लिए, किताबें लाने के लिए पैसे उनको मिलने लगा। और जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी सरकार की, ठीक है, उनको क्या हुआ, उनको कोई सहायता नहीं दी गई, ठीक है। जो विद्यार्थियों से कहा गया कि नियमित रूप से शुल्क दे, यानी कि विद्यार्थियों से अब फीस ली जाने लगी सभी से बराबर, अमीर हो गरीब हो जो भी हो, आपको फीस बराबर देनी होगी, ठीक है। नियमित रूप से कक्षाएं आए, तय सीट पर बैठें, सभी के लिए सीट निर्धारित कर दी गई कि आपको अपने नंबर के आधार पर अपनी सीट पर ही बैठना है, ठीक है। और नियमों का पालन करें, अनुशासन में रहें, अनुशासन के नियमों का पालन करें, यानी कि पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया हर चीज को। पहले सब व्यवस्था के बाहर था, ठीक है। जब व्यवस्था के बाहर था तो लोग अपनी पढ़ाई करने के लिए आते थे, कैसे, अपने उत्थान के लिए। अब क्या हुआ, लोग ऐसे पढ़ाई करने लगे रिजल्ट के लिए, अब रिजल्ट बनने लगा, ठीक है। देखिए अब भी लोगों के चरित्र में उत्थान हुआ, अनुशासन में रहोगे तो ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। लोगों के चरित्र में उत्थान हुआ, लोग ज्यादा पढ़ाई करने लगे, लेकिन वो बात नहीं रह गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब होने लगा। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ, पहले वाली व्यवस्था जो थी वो गरीब किसानों के बच्चे उसमें पढ़ सकते थे, पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की जो समय सारणी थी वो काफ़ी लचीली थी, ठीक है। जब भी फसल काटने का टाइम या फिर फसल बोने का टाइम होता था तो पाठशालाएं बंद हो जाती थी, ठीक है। उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब ऐसा नहीं रहा, ठीक है। अब समय सारणी आ गई। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे को नियमित स्कूल आना है,
ठीक है। अब अगर नियमित स्कूल आना है तो गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनको काम भी करना था, लेकिन पहले पढ़ सकते थे। ठीक है। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जरूरी था। फसलों की कटाई हो रही तभी बच्चों को आना है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता ऐसा माना जाता। तो ये बातें हुई। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पहले की शिक्षा में और इस टाइम पर जो ये बदलाव किया गया 1854 के बाद में, 1854 के बाद में, उसमें क्या क्या फर्क था। ठीक है, क्या क्या फर्क हुआ। इसके बाद में और भी कई सारे बदलाव हुए। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची तैयार की गई, इसके बारे में हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, बात आई, महात्मा गांधी ने कही थी। ठीक है। किस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा है, क्या क्या हुआ, इसमें आप देख रहे हैं कि इन्होंने मतलब कई सारे आंदोलन भी किए, सभाएं चल रही हैं। टैगोर का शांति निकेतन, इसके बारे में भी हम पार्ट 3 में ही जानकारियां प्राप्त करेंगे, और इसमें क्या क्या हुआ था इन सभी के बारे में पार्ट 3 में जानकारियां प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वीडियोस को देख सकते हो।